Okay, ji, coming back to the discussion, the next type of the board is paper board. Ji, what is this type of the board? Sir, in my Sir, that opinion, only exists. Sorry. पेपर बोर्ड वो होता है सर जो नॉर्मली हम लोग करते हैं, इंक्वायरी की, उसमें अपनी मर्जी के बंदे डाल दिए और उसको दफ्तर में भेज दिया कि यार ये साइन कर देना। ठीक तो है। वो बगैर पढ़े वो एक बंदा कर देता है, बाकी 3 से जो 4 बंदे उनकी फॉर्मेलिटी होती है वो पूरी कर देते हैं कि ये साइन कर दिए उसने। ओके जी, इसमें एनीवन? So पेपर पे this kind बोर्ड of बना board दिया only जाता है। exists on papers. वेरी राइटली सेड। जी जी, उस्मान साहब जी वांट्स। सर, इसमें सर जो एजेंडा है वो बोर्ड मेंबर्स को भेज दिया जाता है थ्रू मेल, और वो उसी के ऊपर उसको एग्री डिसएग्री करके भेज देते हैं इन माय ओपिनियन। और बस पेपर फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है, एंड बोर्ड की मीटिंग भी इसी तरीके से कोई यानी फॉर्मलाइज तरीके से कॉल नहीं की जाती, उसी के थ्रू करके तो उसको यानी चीजें अप्रूव करवा दी जाती। अच्छा, ये थोड़ा Maybe सा sir, we can Sir, say it that they is exist only only on on paper. papers. पेपर्स के लिए होता है सर, एक्चुअल ऑन ग्राउंड इसकी कोई वो नहीं होती सर, एग्जिस्टेंस जो है पेपर्स में शो कर दिया जाता है, ऑन ग्राउंड नहीं होता। ठीक है, वेरी एज पर माय अंडरस्टैंडिंग। जी को सेंस ऑफ सर ये जैसे बेनामी अकाउंट होता है, ये उसी तरह ही है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन के वक्त जो डॉक्यूमेंटेशन और फॉर्मेलिटीज है वो आप पूरी कर देते हैं, उसके बाद डिसीजन कोई और ले रहा है, उनको पता भी नहीं है। बिल्कुल सही है जो है ना उसमें। दीज आर बेसिकली द बोर्ड मेंबर्स हु ओनली एग्जिस्ट ऑन पेपर जो है ना उसमें। ठीक है, जो आपकी फॉर्मेलिटीज के तौर पे ऊपर, जैसे भी हमने बात किया था ना कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने हैं जो है ना, तो बस ठीक है, फॉर्मेलिटी के तौर पे किसी बंदे को कहा जी कि हमने ये इंडिपेंडेंस, ये क्राइटेरिया हमने फुलफिल करना है, हमें कम से कम जो है ना ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करती है, तो आपको हम जो है ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के तौर पे जो है ना वो नॉमिनेट कर रहे हैं। तो वो कहते जी ठीक है कर दो, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है बोर्ड मीटिंग्स पे आने का या कुछ। आप कहते हैं नहीं, आने की जरूरत ही कोई नहीं है, बस सिर्फ आप अपना नाम दे दें एंड दैट्स इट जो है ना उसमें। तो कोई उनकी रियल कंट्रीब्यूशन नहीं है, कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर जो है ना कोई उनकी इफेक्टिवनेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पेपर वर्क को जो है ना पूरा करने के लिए, वो जो फॉर्मेलिटीज हैं उनको पूरा करने के लिए दीज पीपल आर टेकन ऑन बोर्ड जो है ना उसमें। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर, जी 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 प्लीज। फॉर्मल कोई क्राइटेरिया एग्जिस्ट करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए? एक तो चले वो है अपना कि वो स्टेक होल्डर्स होंगे, लेकिन जो इंडिपेंडेंट हैं उनके लिए कोई फॉर्मल क्राइटेरिया एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल बिल्कुल क्राइटेरिया एग्जिस्ट करता है, और क्राइटेरिया के साथ साथ कुछ और करेक्टरिस्टिक्स भी ले डाउन किए कि जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आप लेंगे तो ये क्राइटेरिया, ये क्वालिफिकेशन, ये बाकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल जो है ना वो करनी है जो है ना उसमें। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स को हम जो है ना वो डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें हमने एक उस, अब कहते जी कोर्ट की तरफ से रिक्वायरमेंट है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जिन लोगों को लें सूटेबल, वो सूटेबल होने चाहिए। अब सूटेबल की डेफिनेशन आप क्या कर लेते हैं जी कि सूटेबल ऐसा बंदा है जो हमारे कामों में मुदाखलत ना करे, यस मैन हो जो है ना उसमें। सूटेबल ऐसा है जिसको जो भी भेजे बस उसको वो साइन करके दे दे जो है ना उसमें। तो आपके कॉन्टेक्स्ट में सूटेबिलिटी इस तरह भी हो सकती है, और दूसरे बंदे के लिए सूटेबल ये भी हो सकता है कि उसका रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, रेलिवेंट एक्सपोजर होना चाहिए, प्रोफेशनली जो है ना वो बंदा जो है ना, टेक्निकली जो है ना वो बंदा जो है वो साउंड होना चाहिए। तो जो क्राइटेरिया ले डाउन है, यस देयर इज अ प्रॉपर क्राइटेरिया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए भी जो है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स तो ज्यादातर आपके जो है ना वो मैनेजमेंट के लोग होते हैं, और उसी मैनेजमेंट की पोजीशंस के लिए ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड क्राइटेरिया होता है। तो फॉर एग्जांपल किसी बंदे को आपने सीएफओ रखना है, तो वो जाहिर सी बात है किसी भी एमबीए मार्केटिंग को तो जो है ना सीएफओ नहीं रख सकते जो है ना उसमें। CFO must have some जो है ना certifications और डिग्री which are in accounting और finance। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं इससे क्वालिफाइड कोई बंदा होगा तो उसको हम लेंगे, या CFA क्वालिफाइड होगा या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा तो उसको हम क्या करेंगे एज GM फाइनेंस लेंगे, या फॉर एग्जांपल MBA फाइनेंस भी बंदा होगा, मतलब रेलिवेंट डिग्री उसकी होगी, उसको हम क्या करेंगे, उसको ऑन बोर्ड जो है ना वो करेंगे। तो उनका क्राइटेरिया तो ऑलरेडी ले डाउन होता है। जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, इंडिपेंडेंट है, उसके लिए भी कोड ने क्राइटेरिया जो है ना वो ले डाउन किया हुआ है बिल्कुल। लेकिन उस क्राइटेरिया को किस हद तक इम्प्लीमेंट किया जाता है, या उसको रियल ट्रू लेटर एंड स्पिरिट के अंदर जो है ना
वो कितना फॉलो किया जाता है, दैट्स अनदर जो है ना वो स्टोरी। जी हुसैन साहब। सॉरी सर, मैं हाथ नीचे करना भूल गया था। अच्छा, कोई इशू नहीं जी। जिशान आप कुछ कह रहे हैं? जी सर, मेरा एक कमेंट है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग जी। सर। हम अगर इसको ऐसे कंक्लूड करें कि अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और वो फैमिली ओन्ड है और उसके अगर फैमिली मेंबर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे हैं, तो देन इट इज फाइन, जस्टिफाइड है कि उनका अपना बिजनेस है, अपना पैसा है, उन्होंने लगाया हुआ है। लेकिन अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, उसमें अगर फैमिली मेंबर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, तो देन इट इज रॉन्ग। तो ये जो जितनी भी हम बात कर रहे हैं, ये कोर्ट की रिक्वायरमेंट है, ये तो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज की बात कर रहे हैं, प्राइवेट तक तो अभी गई नहीं। अभी तो आप ये सोचिए कि पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के हालात ये हैं कि कोर्ट डिस्पाइट ऑफ दीज स्ट्रिक्ट लेजिस्लेशन, डिस्पाइट ऑफ दीज रिस्ट्रिक्शंस, लीगल फॉर्मेलिटीज, वो कंप्लाई नहीं कर रहे। तो थिंक अबाउट इट कि अगर ये प्राइवेट बिजनेसेस के ऊपर ये जो है ना अप्लाई कर दिया जाए तो फिर क्या हाल होना है। ठीक है, और वो उसका बेसिक जो इंटेंट है वो भी यही है कि जब आप पब्लिक लिमिटेड कंपनीज की बात करते हैं तो दोज हु आर एक्चुअली इन्वेस्टिंग इन दोज कंपनीज आर नॉट द वन हु आर मैनेजिंग और रनिंग द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब हम कई दफा इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं कि पाकिस्तान में तो फिर भी चलें कुछ ना कुछ हाथ है ना, कि जो इन्वेस्ट करने वाले हैं, कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स हैं, वो आपकी अपनी फैमिलीज हैं या ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं जो उसको मैनेज जो है ना कर रहे हैं। वेस्ट के अंदर तो एक कॉन्टेक्स्ट ही टोटली डिफरेंट है जो है ना, उसमें मेजॉरिटी जो उसमें इन्वेस्ट करने वाली है दे आर नॉट पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो व्हाई वुड दे इन्वेस्ट अगर उनके जो है ना जो इन्वेस्टमेंट है या जो उनकी मनी है जो है ना उसको प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा। तो देयर मस्ट बी सर्टेन लॉज एंड रेगुलेशंस विच शुड इंश्योर कि उनकी जो भी इन्वेस्टमेंट है, जो उनकी जो भी उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो उन्होंने पैसा लगाया हुआ है, दैट शुड बी प्रोटेक्टेड जो है ना। और ना सिर्फ उस पैसे को प्रोटेक्ट करे बल्कि उसके साथ जो उनके इंटरेस्ट एसोसिएटेड हैं, फ्यूचर बेनिफिट्स एसोसिएटेड हैं, उनको भी प्रोटेक्ट किया जाए, उनके राइट्स और उसको जो है ना वो सर्व किया जाए। जी उबैद साहब। राइट सर, थैंक यू। सर ये जो आपने स्लाइड के ऊपर हेडिंग दिया, डिफरेंट बोर्ड टाइप्स, द गुड बैड एंड अगली, जी जी, तो इसमें ये जितने भी हमने ये टाइप्स आपने शो किए हैं, ये सारे तो हमें नॉन प्रोडक्टिव टाइप लग रही हैं। तो इसमें गुड बैड और अगली की कैटेगराइजेशन हम कैसे करेंगे? अभी ये कंप्लीट ही नहीं हुआ, वेट तो करें ना, अभी चल रहे हैं आगे जो है ना। ये तो बीच में क्वेश्चन आ गए तो हम अभी रुके हुए, ये अभी चल रही है स्लाइड, लेट इट गेट उसे करते हैं। ठीक है जी, ओके जी। देन देयर इज अनदर टाइप ऑफ द बोर्ड व्हिच इज नोन एज ट्रॉफी बोर्ड। ये कौन सा बोर्ड होता है? सर जो क्रेडिट लेने के चक्रों में होता है सर, ही डजंट बॉदर अबाउट द बेनिफिट ऑफ द कंपनी बट वेरी सीरियस अबाउट टेकिंग द क्रेडिट कि ये काम मैंने किया है और ये काम मैंने किया और इसका मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए। नहीं, थोड़ा नो सर, जो मेरिट पे होता है और प्रोफेशनल तरीके से डील करता है सर, इन माय व्यू। नहीं, इससे भी थोड़ा सा डिफरेंट है जो है ना उसमें। ट्रॉफी बोर्ड सर वो बोर्ड है जिसमें बड़े बड़े लोग शामिल होते हैं। जी बिल्कुल, और शो पीस के तौर पे इनको यूज किया जाता है। इस मतलब अपने फील्ड की सॉर्ट ऑफ सेलिब्रिटीज होंगी और इनको जो है ना कंपनी की मशहूरी के लिए रख लिया जाता है। दे डोंट परफॉर्म एज सच, बट उनकी वजह से गुडविल हो सकती है या एज अ शो पीस इनको एज अ स्टेटस के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। वेरी राइटली सेड, वेरी राइटली सेड। दीज आर द पीपल, ठीक है, हु एक्ट्स लाइक ट्रॉफीज जो है ना, दे आर द सेलिब्रिटीज जो है ना उसमें, बड़े बड़े नाम है जो है ना उसमें। आप अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर रख लेते हैं जस्ट टू शो कि ये इतनी जो है वो जो अच्छी जो है ना लोग हैं, हाई प्रोफाइल के लोग हैं या इतने रिनाउंड लोग जो हैं, दे आर अ पार्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। देखिए ना, नॉर्मली ये जितनी भी एडवर्टीजमेंट कंपेन्स होती हैं तो एडवर्टीजमेंट कंपेन्स में क्यों सेलिब्रिटीज को लिया जाता है? जस्ट टू गिव एन आइडिया कि ये जितना बड़ी प्रोफाइल का बंदा होगा जो हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहा है, तो उतना ही कॉन्फिडेंस जो है ना लोगों का हाई होगा जो है ना उसमें, उतनी रिफ्लेक्शन होगी कि ये कंपनी की जो प्रोफाइल है वो बहुत बड़ी है जो है ना। इन द सेम वे, sometimes on the board of directors some people are taken as directors, ठीक है, who may not contribute very effectively in the board meetings, but they have a good reputation, they have a big profile, and just to capitalize, ठीक है, on their huge और जो है ना वो high profile, they are taken on board जो है ना। तो they act as trophies। वो सिर्फ सेलिब्रिटीज होती हैं जो कि आपके बोर्ड के ऊपर जो है ना प्रेजेंट कर रही हैं, जो है ना रिप्रेजेंट कर रही हैं एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। शायद उनका इतना इफेक्टिव उसमें रोल नहीं है जो है ना उसमें, ठीक है। बट
द रियल थिंग इज, ठीक है, दैट बोर्ड शुड कंप्राइज ऑफ दोज पीपल, ठीक है, who are not just yes men जो है ना वो board, who are not just rubber stamp board, but it should comprise of the people which should be a balance, ठीक है, of talent, balance of power, balance of gender, ठीक है, and they are the ones who should protect the interest of all the stakeholders of the business organization, especially the minority shareholders of the business organization. तो अच्छा बोर्ड कौन सा होगा? ये वो बोर्ड होगा जो कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा जो है ना उसमें, ना कि सिर्फ चंद जो है जो शेयर होल्डर्स हैं या कंट्रोलिंग जो शेयर होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को जो है वो सर्व करेगा जो है ना उसमें, ठीक है। और अच्छा बोर्ड कैसे बनाया जा सकता है, लेटर ऑन इन डिस्कशन वी विल डिस्कस इट इन डिटेल जो है ना उसमें, ठीक है, हाउ दैट बैलेंस कैन बी क्रिएटेड और इन व्हाट टर्म्स we say that there must be balance on the board जो है ना उसमें, ठीक है। But the thing is, ठीक है, just as we have already discussed कि एक अच्छी टीम बनाने के लिए अच्छे इंडिविजुअल्स आपको चाहिए। Just like that, if you want to have a good board, you must have good individual directors on the board जो है ना उसमें, ठीक है। उनकी जो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो जब अच्छी होंगी तो ऑटोमेटिकली जो ओवरऑल जो बोर्ड की परफॉर्मेंस है वो अच्छी हो जाएगी जो है। Okay, जी. Then moving forwards, the powers of the board. Number one, the sources of power. Power आती कहाँ से है? Companies Article of Association. Company के जो बाय लॉज होते हैं उनके अंदर मेंशन होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या क्या जो है एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं, उनके पास क्या क्या पावर्स हैं, कौन कौन से डिसीजन जो है ना वो ले सकते हैं। सेकेंडली, थ्रू लॉ, जो कंपनीज जैसे ऑर्डिनेंस है, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 है, उसके थ्रू जो है कंपनीज के जो है ना जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको एम्पावर किया जाता है कि जो ये डिसीजन जो है ना वो आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे पहले हम लोगों ने बात किया था कि एक्विजिशन और अरेंजमेंट ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज वन ऑफ द पावर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है ना कि कंपनी के लिए जो भी रिसोर्सेज अरेंज करने हैं वो उनकी अप्रूवल से होंगे। तो मजीद शेयर्स इशू करने हैं या नहीं करने, डेट फाइनेंसिंग करनी है या नहीं करनी, कितनी बोरिंग करनी है, कितनी इक्विटी फाइनेंसिंग करनी है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर में है जो है ना उसमें। द रेजोल्यूशन पास बाय द शेयर होल्डर्स, और सम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि शेयर होल्डर कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके उनको जो है वो एम्पावर कर सकते हैं। जैसे है ना कि आजकल ऑर्डिनेंस कोई पास कर दिया जाता है, उस ऑर्डिनेंस के तहत गवर्नमेंट कहती है जी कि अब हमारे पास ये पावर आ गया कि हम ये वर्क भी जो है ना ये काम भी परफॉर्म कर सकते हैं। बिल्कुल इन द सेम वे, ठीक है, व्हाट कैन हैपन इज दैट द शेयर होल्डर्स कैन पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन, एंड बाय पासिंग द रेजोल्यूशन, the power that board of directors do not have by virtue of the you can say the articles of association or the company's law, a special power can be delegated to the board of directors. By and large, the absolute powers जी सर please. ये काइंडली रिपीट कर दीजिएगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या चीज है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो है ना उसमें, ठीक है। जब एक कंपनी को जो है आप फॉर्मुलेट करते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो कुछ बेसिक रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि नेसेसरी होते हैं उसकी इनकॉर्पोरेशन के लिए, टू एक्वायर द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। उन बेसिक डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है जो ओवरऑल चार्टर होता है कंपनी का, कि कंपनी का नेम क्या होगा, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा, ठीक है, उसकी बाकी ब्रांचेस क्या होंगी, उसकी नेचर ऑफ वर्क क्या होगा, इस तरह से चंद चीजें जो है ना उसमें स्पेसिफाइड होती हैं। एंड देन देयर आर दी रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी जो है ना उसमें, कि कंपनी उन जितने भी ये जो नेचर ऑफ वर्क है या ये जो उसका जो चार्टर है इसको एक्चुअली एग्जीक्यूट कैसे करेगी जो है ना उसमें, कंपनी की हायरार्की क्या होगी, उसके अंदर जो डिफरेंट पोजीशंस है वो क्या है, उन हर पोजीशन की जो पावर्स होंगी, जो रोल्स होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, वो सारी की सारी जो है ना फंक्शनैलिटीज, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है रिगार्डिंग द फंक्शनिंग ऑफ दैट कंपनी, वो सारी की सारी उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर जो है ना वो मेंशन होती हैं। इन केस अगर कोई कंपनी अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाती तो आई जस्ट कांट रिकॉल द एग्जैक्ट क्लॉज, तो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के क्लॉज है जिसको वो क्या कर सकते हैं, मनोअन जो है उसको फॉलो कर सकते हैं, कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के अंदर स्पेसिफाइड हैं, all these rules and regulations would become the bylaws of the company. तो कंपनी जितना भी फंक्शंस परफॉर्म करेगी उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशन, उन्हीं बायलॉज के अकॉर्डिंगली परफॉर्म करेगी जो है, ठीक है जी। थैंक यू सर। वेलकम जी। बाय एंड देन बाय एंड लार्ज एब्सोल्यूट पावर्स आर वेस्टेड इन द डायरेक्टर्स जो है ना उसमें। हाउएवर द कलेक्टिव पावर्स में बी डेलीगेटेड, जैसे हमने कहा था
कि अब जितने भी जो है ना अब स्ट्रेटेजिक डिसीजंस हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या कर सकते हैं, सीईओ को भी जो है ना वो डेलीगेट कर सकते हैं। अब जैसे प्रोडक्शन से रिलेटेड जो डिसीजंस हैं कि नया प्लांट प्रोक्योर करना है या नहीं करना, ठीक है, जो भी उससे रिलेटेड जो जो डिसीजंस हैं, ने एग्जिस्टिंग प्लांट की अपग्रेडेशन करनी है, ऑटोमेशन करनी है या नहीं करनी, ये पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में वेस्टेड है। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या कर सकते हैं, इस पावर को डेलीगेट कर सकते हैं। इसी तरीके से फ्रेश टैलेंट को जो है ना एक्वायर करना, उनको रिटेन करना, इससे रिलेटेड जो पॉलिसीज हैं, एक्चुअल पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है। लेकिन कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, एचआर मैनेजर को ये पावर्स डेलीगेट कर देते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, लोगों की हायरिंग कर सकते हैं, उनको जो है ना राइट साइजिंग या डाउन साइजिंग जो है ना वो कर सकते हैं। या इसी तरह जो फाइनेंस रिलेटेड मैटर्स हैं, वो रिसोर्सेज को एक्वायर करने की जो पावर है वो उन्होंने फाइनेंस मैनेजर को जो है ना प्रोवाइड कर दी कि आप डिसाइड करें कि कंपनी लोन ले या क्या करे, जो है ना इक्विटी फाइनेंसिंग की तरफ जाए। अब अगर लोन जाना है की तरफ जाना है तो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से ऊपर लोन लें या फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर चले जाएं। हम जो लोन ले रहे हैं किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लें या उसके लिए हम कुछ डेट सिक्योरिटीज को जो है ना इशू कर दें। तो इस किस्म की जितनी भी पावर्स हैं वो खुद करने की बजाय क्या कर सकते हैं, उनको डेलीगेट भी कर सकते हैं। एंड देन देयर इज एन इशू। जी जी प्लीज सर इसमें ये क्वेश्चन ये था कि सर ये देखने में ये है कि बाज़ का सब कमेटीज बन जाती हैं बोर्ड के नीचे, जैसे एचआर कमेटी है या फाइनेंस कमेटी है या कोई और कमेटी है जिसमें बोर्ड के ही चंद मेंबर्स और साथ में कोई रेलेवेंट सीईओ या कोई एचआर मैनेजर या वो करके, तो उसके बाद इस किस्म के मैटर्स जो रिलेटेड टू स्पेसिफिक फील्ड्स हैं वो उन कमेटीज को हैंड ओवर कर दिए जाते हैं फॉर डिसीजन मेकिंग। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी एक जो है ना वो पॉसिबल वे आउट है कि इंस्टेड के उसको किसी इंडिविजुअल को डेलीगेट करें वो पावर, आप क्या करें, सब कमेटीज फॉर्मुलेट करके वो पावर्स क्या करें, उन सब कमेटीज को जो है ना वो डेलीगेट कर दे जो है। बिल्कुल दैट इज पॉसिबल जो है ना उसमें। Then the issues of the collective and the individual powers, there are some executive directors on the board, there are some non-executive directors on the board, and then members of the board committee। जो भी ये बात की है कि there are some people who are directly involved in the management affairs। What's the basically difference between executive and non-executive directors? अब तो ये clear होना चाहिए सबको। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो होते हैं सर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो इन्वॉल्व होते हैं, एग्जीक्यूटिव दूसरे होते हैं सर जो बाहर से इम्पोर्ट होते हैं, वो आर नॉट लिंक विद द मैनेजमेंट अफेयर्स। ठीक है, the people who are directly involved in the management of the business organization are the executive directors, and who are not directly engaged in the management of the company are the non-executive directors। And then there are certain board committees, जैसे अभी बात हो रही थी कि audit committee हो सकती है जो है ना उसमें HR कमेटी हो सकती है, कोई नॉमिनेशन कमेटी बोर्ड की हो सकती है, रिम्यूनरेशन कमेटी हो सकती है। अब डायरेक्टर्स की रिम्यूनरेशन कितनी होनी चाहिए जो है ना, तो उसके लिए कमेटी बना दीजिए कि रिम्यूनरेशन कमेटी जो डिसाइड करेगी जी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को क्या पे करना है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को क्या पे करना है। या इसी तरीके से HR कमेटी बना दी जिसमें आपने जो लोगों की हायरिंग या फायरिंग के जो डिसीजन या उनकी पावर जो है ना उनको डेलीगेट कर दी जो है ना उसमें। तो अब इसमें यह है कलेक्टिव पावर्स तो है बोर्ड की, लेकिन उन कलेक्टिव पावर्स के अंदर भी जो है वो डिफरेंट लोगों के पास डिफरेंट जो है ना वो पावर्स हैं जो है ना उसमें। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स सिंस दे आर अ पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट तो दे एक्सरसाइज देयर ओन पावर्स। और अगर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स बोर्ड के अंदर आ जाएंगे तो फिर उनकी अपनी जो है वो से है, दे हैव देयर ओन जो है ना पावर और रिप्रेजेंटेशन ऑन द बोर्ड। तो अब किस तरह से है, एब्सोल्यूट पावर जो है वो सिर्फ एक टाइप के हाथ में नहीं होनी चाहिए, rather it should be distributed or it should be delegated to different people either individually or collectively in the form of the subcommittees। Then there are three। सर इसमें एक क्वेश्चन ये है सर कि जब ये बोर्ड काम करता है इसमें कोई एक मेंबर किसी चीज से डिसएग्री करता है तो फिर डिसीजन मेकिंग का क्या? तो आपकी तरफ आए और मैं ये काइंडली बाकी लोग जो है ना अपने माइक को म्यूट कर लें ताकि अगर जिसने क्वेश्चन पूछना हो सिर्फ वो बात कर रहे हो, बाकी लोग को डिस्ट्रैक्शन ना हो। जी सर प्लीज। सर ये अगर एक मेंबर बोर्ड का मेंबर किसी डिसीजन पे एग्री नहीं करता तो उस सूरत में क्या तरीकाकार होता है, बोर्ड डिसीजन पे कैसे पहुंचे? देखें अब उसमें जो है ना बोर्ड डिसीजन का एक तरीकाकार है वो है वोटिंग जो है ना ऑफ द बोर्ड।
ठीक है, आप कोई भी डिसीजन करना चाहते हैं मेजॉरिटी के साथ जो है ना वो हो जाएगा जो है ना उसमें। तो अगर फॉर एग्जांपल आपने उसमें जरूरी तो नहीं है कि सबकी कंसेंट जो है ना वो रिक्वायर्ड है। आपने कोई डिसीजन फ्लोट किया कि फॉर एग्जांपल जैसे अभी हम एग्जांपल कर रहे थे कि हमने एग्जिस्टिंग जो ऑपरेशंस हैं, एग्जिस्टिंग फॉर एग्जांपल जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है इसकी ऑटोमेशन करनी है, या जो प्रोडक्शन फंक्शन है उसको हमने ऑटोमेट करना है। तो अब इसमें जरूरी नहीं है कि 100% एग्रीमेंट होगा तभी जो है ना वो डिसीजन जो है ना टेकअप करेंगे। आपको तो मेजॉरिटी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में फॉर इंस्टेंस जो है ना 6 लोग हैं, 6 में से जो है वो 4 इस चीज के हक के अंदर हैं कि हमें ऑटोमेशन कर लेनी चाहिए, 2 लोग उसके अगेंस्ट हैं। तो फेयर इनफ, बिल्कुल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ही तो खूबसूरती है जो है ना उसमें, कि हर किसी का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। अनबाइस्ड जो है ना वो ओपिनियन जो है वट एवर दे फील अप्रोप्रिएट दे कैन गिव इट। अच्छा होना ना होना दैट्स अ सेपरेट स्टोरी, एक्सेप्ट होना ना होना दैट्स अ सेपरेट जो है ना थिंग। तो अब उस सिचुएशन में जैसे आप वो उसके लिए क्या कर सकते हैं, शो ऑफ हैंड्स भी कर सकते हैं, हाँ जी कितने लोग इसको जो है ना वो एग्री करते हैं जो है ना उसमें, ठीक है इसकी फेवर में बताएं। अच्छा ठीक है जी, 4 लोगों ने हाथ खड़े कर दिए जी, हाँ जी जो लोग इसके फेवर में नहीं है वो बताएं। 2 लोग हैं तो मेजोरिटी की बेस के ऊपर एक्सेप्ट हो गया। तो जरूरी नहीं है कि 100% ही कंसेंसस हो, और जनरली वो हो भी नहीं सकता। और मे बी बहुत सारे इफेक्टिव बोर्ड्स के केसेस के अंदर जो है ना वो पॉसिबल भी शायद नहीं होगा या होना भी नहीं चाहिए, अनलेस और अनटिल कोई ऐसा मैटर है जिसके ऊपर सबकी जो है ना वो यूनानिमस डिसीजन है कि ये चीज ठीक है जो है ना उसमें। तो देर आर ऑलवेज जो है ना इंस्टेंसेस, देयर वुड ऑलवेज बी इंस्टेंसेस जहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ सकता है। तो उसका आसान सा हल ये है कि आप वोटिंग के जरिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की वोटिंग के जरिए उस चीज को, डिसीजन को जो है ना वो ले सकते हैं आप। ये 1 मिनट सिर्फ देंगे, ये अजान हो जाए तो उसके बाद हम कंटिन्यू कर लेंगे जो है उसमें। जस्ट प्लीज वेट अ मिनट। जी अमजद साहब, आपको क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। जी सर, मेरा क्वेश्चन बेसिकली अभी जो लास्ट डिस्कशन चल रही थी जिसके अंदर मेजॉरिटी डिसीजन के ऊपर हम बात कर रहे थे कि एनी इशू बीइंग डिस्कस्ड इन दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मोस्ट ऑफ द पीपल इफ दे आर फेवरिंग दैट, तो उसके अंदर द डिसीजन शुड गो इन दैट डायरेक्शन। बट आई फील कि अगर उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, फ्यू मेंबर्स जो हैं वो इवन के माइनॉरिटी में हैं, but they have a strong logic or strong rational about disagreement, जो कि लॉन्ग टर्म में उस डिसीजन को के इफेक्ट जो है वो नेगेटिव कर सकता है।
नॉट गुड फॉर द कंपनी। तो मेरा ख्याल है कि ऐसी सूरत में शायद इस तरह की प्रोविजन होनी चाहिए, यू कैन बेटर गाइड अस, कि वो उनके डिसीजन को या ये बोर्ड मीटिंग रिकन्वीन करके विद मोर डिटेल्स और उसकी टेक्निकल वैल्यूएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर जो पर्पस है या एजेंडा है, उसके बाद रिकन्वीन करने के बाद अगेन दे कैन डिसाइड के वेदर दिस इशू should go as per that majority decision or should it be reverted back. देखिए उसमें तो सिंपल सी बात है ना कि इफ दे हैव सम लॉजिकल आर्गुमेंट, तो पहले बात ये है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बाकी मेंबर्स दे शुड बी रीजनेबल इनफ कि इफ दे आर टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट इज रैशनल, दैट इज रीजनेबल एंड दैट इज लॉजिकल, तो उसको उसी टाइम जो है ना उस चीज को एक्सेप्ट कर लें जो है ना उसमें, ठीक है। मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का होने का मतलब ये नहीं है कि कोई बेतुकी बात करेगा तो उसी के ऊपर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा सम टाइम। लेकिन एक सिंपल सी बात है, अब एक उसको कर लेते हैं कि आपने कंपनी के लिए फाइनेंसिंग रेज करनी है जो है ना उसमें। अब फाइनेंसिंग रेज करने के लिए आप डेट की साइड पे भी जा सकते हैं, इक्विटी की साइड के ऊपर भी जा सकते हैं। मे बी देयर वुड बी सम पीपल हु आर मोर इंटरेस्टेड टू गेट डेट फाइनेंसिंग और इन्वेस्ट इट इनटू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आर्गुमेंट ये है कि वो जनरली कहते हैं कि अच्छा बिजनेसमैन वो है जो दूसरों के पैसे से जो है ना बिजनेस करता है। सेकेंडली, आपकी जो फाइनेंस की थ्योरीज हैं वो ये कहती हैं कि नॉर्मली द कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो जब कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग कम है तो अकल तो यही कहती है ना कि जहां आपको कम कॉस्ट बेयर करनी है उसकी तरफ चले जाएं। मोर ओवर जब टैक्स फाइनेंसिंग की तरफ जाते हैं, सॉरी डेट फाइनेंसिंग की तरफ जाते हैं, तो आपको उसके ऊपर टैक्स शील्ड का बेनिफिट मिलता है जो है ना उसमें, जो आपको इक्विटी होल्डर्स की सूरत के अंदर नहीं मिलता। तो अब ये लॉजिकल आर्गुमेंट्स हैं जिसकी बेसिस के ऊपर होना ये कि डेट फाइनेंसिंग की तरफ जो है ना वो चले जाएं। लेकिन आपके इक्विटी होल्डर ये कहते हैं कि भाई बात ये है कि हम ऑलरेडी जो है एक खास लेवल तक हम क्या कर चुके हैं, डेट फाइनेंसिंग एक्वायर कर चुके हैं। नाउ गेटिंग मोर डेट फाइनेंसिंग वुड बी मोर वल्नरेबल फॉर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, या कीपिंग इन व्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज ऑलरेडी गोइंग डाउन। तो the more it would decline, it would increase the debt burden for the business organization. तो हमें डेट फाइनेंसिंग के ऊपर रिलायंस करने की बजाय हमें क्या करना चाहिए, इक्विटी फाइनेंसिंग के ऊपर जाना चाहिए। ऑलरेडी हमारी जो डेट टू इक्विटी रेशो है वो काफी डिस्टर्ब्ड है, डेट इज क्वाइट हाई एज कंपेयर टू इक्विटी। तो व्हाई इंक्रीजिंग द फाइनेंशियल डिस्ट्रेस पर्सपेक्टिव। अब देखिए दोनों के पास लॉजिकल आर्गुमेंट्स हैं, तो आप क्या कहेंगे कि अब अगर ये जो है वो चंद लोग जिनकी बेसिस के ऊपर डिसीजन नहीं हुआ तो उनके लिए हम दोबारा से जो है ना बिठा दें, तो फिर इसका तो मतलब ये है कि आप कोई भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे। एवरी टाइम देयर वुड बी समथिंग वेयर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में अराइज, और उसके लिए फिर आप क्या करेंगे, वो वही बात है कि कमेटी बना देंगे। वो कमेटी फिर क्या करेगी, सब कमेटी बना देगी, उसकी जो रिपोर्ट आएगी उसके ऊपर अगर कुछ लोगों का डिसएग्रीमेंट हो गया तो फिर एक रिव्यू के लिए कमेटी बना दी। तो ऐसा पॉसिबल नहीं, ठीक है। या तो फिर वही वाली बात करें ना कि रबर स्टैम्प या यस मैन बोर्ड रखें कि जो भी एजेंडा जो है ना पेश करें उसके ऊपर किसी की कोई रिजर्वेशन ही ना हो। तो बस सीधी सी बात है कि बस अप्रूव करें और उसको जाना भेज दें जो है ना उसमें, ठीक है। तो इफ इस कंटेक्स्ट में मैं आई जस्ट ट्राई टू लिंक इट। लास्ट टाइम आपने जिक्र किया जैसे वो अस्की सीमेंट वाला एक्सपेंशन था और उसकी प्रोडक्शन जो है एनहांस करने के लिए एक प्रोजेक्ट लगाया, जो कि उस वक्त जिस तरीके से भी एक बोर्ड ऑफ मेंबर्स ने सेटली उसका डिसाइड किया होगा with whatever the information they were available, लेकिन कुछ ऐसे एस्पेक्ट जैसे बाद में वो कुछ एंगल मिस हो गए जिसकी वजह से मतलब ये कि वो प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म में या उसके बाद कंप्लीशन के बाद उतना फ्रूटफुल ना हो सका। तो ये मेरा कहने का मकसद है कि ऐसी सूरत में अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होती है और उसके अंदर दे थिंक कि यहाँ पे कुछ ऐसे एलिमेंट हैं विच आर मिसिंग के, और उसके ऊपर अगर मजीद थोड़ा सा काम किया जाए तो इसको हम further in a better position, we'll be in a better position to take a good decision for the betterment of that company. ठीक है, उसमें फिर वो ठीक है, फिर देन देयर आर ऑप्शन अवेलेबल कि आप उसको फर्दर उसकी डिटेल्ड वर्क के लिए आप क्या करते हैं, सब कमेटी को जो है ना रेफर कर देते हैं, ठीक है। आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक सब कमेटी बनाई और उसको डिटेल्ड रिव्यू के लिए भेज दिया कि जरा इन ऑप्शंस को फर्दर एवेल्युएट करें एंड देन कम अप विद योर रिकमेंडेशंस कि कौन सी चीज हमारे लिए ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है, ताकि अगर इफ यू आर नॉट एबल टू, ठीक है, रीच एनी कंसेंसस और यू आर अनेबल टू मेक एनी डिसीजन बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग जो है ना सिनेरियो, तो देन इट इज रिकमेंडेड दैट यू कैन पास इट ऑन फॉर डिटेल वर्क टू द सब कमिटी। बाय द वे,
ये जो सब कमेटीज है ना, उनका मकसद ही ये है कि वो डिटेल्ड वर्क करके और क्या करें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को प्रेजेंट कर दें। अब देखिए ना, अगर बोर्ड ने साल में 4 दफा जो है ना वो मीटिंग करनी है, ठीक है, तो आपका क्या ख्याल है, और 4 की जो मीटिंग होनी है, दिन में चंद घंटों की जो है ना वो मीटिंग होनी है, तो उन चंद घंटों के अंदर वो कितना उसका बैक एंड सिनेरियो को जो है ना वर्कआउट करके जो है डिसीजन पे जा सकते हैं। तो होता है एक्चुअली यही है कि जो बोर्ड की सब कमेटीज हैं वो डिटेल वर्क करती हैं। हो सकता है बोर्ड की सब कमेटी ने जो है ना वो 200 जो है ना पेजेस की एक रिपोर्ट बनाई है, जिसमें 8 पेजेस की रिकमेंडेशन है। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो बेसिकली उनकी रिकमेंडेशंस के ऊपर डिस्कशन करके उसका फाइनल जो है ना वो डिसीजन कर लें। लेकिन उन 200 पेजेस की जो है ना रिपोर्ट बनाने के लिए हो सकता है सब कमेटी को जो है वो 3 महीने लग गए हों। तो ये बिल्कुल ये ऑप्शन अवेलेबल है कि इफ देयर इज सम डिसएग्रीमेंट, इफ देयर इज a situation where consensus cannot be reached and there is a need कि जहाँ पे डिटेल वर्क या डिटेल जो है ना वो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, तो the matter can be referred to the subcommittees which can come up with their recommendations, and on the basis of the recommendation then the final decision can be taken up. जी क्वेश्चन सर। सर मैं यहाँ से एक स्टेप आगे जाऊंगा कि आपने ये कमेटी फॉर्म की, उसने रिकमेंडेशन दे दी और बोर्ड ने एक डिसीजन कर दिया, और फिर भी चंद बोर्ड मेंबर्स थे जिन्होंने अपने डाइसेंटिंग नोट्स वहां पे रिकॉर्ड भी करवा दिए कि दे आर स्टिल नॉट एग्री और दे आर नॉट सेटिस्फाइड, और डिसीजन को इम्प्लीमेंट कर दिया गया और वो चला गया। और उसी फियर्स जो यानी नेगेटिव जो यानी अपोजिंग रिमार्क्स थे डायरेक्टर्स के, उनके मुताबिक हो गया फैसला, तो फिर क्या कोई अकाउंटेबिलिटी भी होगा या कि उसमें they will be held responsible? अब 2 चीजें हैं। पहली बात तो ये, जिन्होंने डाइसेंट्स नोट दिया था उन वो तो बरी जिम्मा हो गए, ठीक है, दे प्लेड देयर रोल। उन्होंने तो कह दिया जी कि देखिए हम तो उस टाइम भी ये बात कर रहे थे कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, एंड इसीलिए ये डाइसेंट नोट वाला जो पर्सपेक्टिव है। और मजे की बात आपको बताऊं कि कुछ लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के अंदर इवन ये भी करते हैं कि फॉर इंस्टेंस अगर कोई एजेंडा आइटम जो है ना वो प्रेजेंट हो रहा है जो है ना उसमें, ठीक है, एंड दे लीव मीटिंग फॉर अ सर्टेन रीजन जो है ना उसमें, ठीक है, दैट इज अवॉइडेबल और अनअवॉइडेबल, तो दे ऑल्सो मेक श्योर कि वहां जो बंदा बैठा है उसको बता देते हैं कि आई हैव लेफ्ट दिस मीटिंग एट दिस पॉइंट, ताकि उसके बाद जितने भी एजेंडा आइटम्स डिस्कस हुए हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर नहीं है, सिंस यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ द बोर्ड मीटिंग जो है ना उसमें। तो ये भी आपके पास एक पॉसिबिलिटी है कि आप ये भी जो है ना वो कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ऐसी सिचुएशन है कि आपने वो बोर्ड मीटिंग, ठीक है, वो आपने चीज छोड़ दी थी, लेटर ऑन जब मिनट्स आपके पास है अप्रूवल के लिए, तो उसमें अपना अपना डाइसेंट नोट जो है ना प्लेस कर सकते हैं कि जी कि ये तो बोर्ड ने डिसाइड किया बट आई एम नॉट एग्रीड विद दिस डिसीजन। तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म है, इररिस्पेक्टिव के बोर्ड ने क्या भी डिसीजन लिया, क्योंकि यू आर नॉट इन फेवर ऑफ दैट डिसीजन, तो वो चीज होगी। अब दूसरों की बात करते हैं कि जिन लोगों ने वो डिसीजन ले लिया और लेटर ऑन दैट प्रूव्ड टू बी, ठीक है, अनफेवरेबल फॉर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखिए पहली बात तो ये है, फ्यूचर सर्टेन नहीं है। अब फ्यूचर में कोई भी अनसर्टेनिटी हो सकती है, आप एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे थे, रियलिटी में कुछ और हो गया जो है ना उसमें, तो ये तो पॉसिबल है सिचुएशन। अब अगर वो डिसीजन आपकी फेवर में आ जाता है तो फिर तो बल्ले बल्ले, आप कहते हैं जी कि देखें मैंने तो ये कर दिया, ये हो गया जो है ना उसमें। और अगर खुदा ना खासा डिसीजन आपके अगेंस्ट आ जाता है, तो क्या इसका मतलब है कि आपको फांसी लगा दिया जाए? तो ऐसी सिचुएशन नहीं है। उसमें होता यह है कि अगर डिसीजन अनफेवरेबल आ गया है, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोडक्शन प्लांट की अप्रूवल दी थी और लेटर ऑन वही प्रोडक्शन प्लांट जो है ना वो आपको ले डूबा। ये लकी सीमेंट के केस के अंदर ये हुआ कि लकी सीमेंट वालों ने जो है ना अपना प्लांट जो है ना वो प्रोक्योर किया, उसके एक्सपेंशन के लिए किया और उसके लिए लोन एक्वायर किया। अभी नया प्लांट जो है ना ऑपरेशनल हुआ ही नहीं था कि कंपनी ऑलमोस्ट वेंट नियर टू बैंकरप्सी, ठीक है, क्योंकि जो जिस लेवल के ऊपर वो ऑपरेट कर रहे थे दैट वाज जस्ट 20% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी और प्रोडक्शन आउटपुट। तो ऑब्वियसली बात है 20-30% आउटपुट के साथ आप अपनी जो है जो एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज हैं उनको मीट नहीं कर सकते। तो जब आपके एक्सपेक्टेड रेवेन्यूज कम होंगे तो ऑटोमेटिकली जो है जो आपके रियल रेवेन्यूज कम होंगे तो जो आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट है वो मीट नहीं करेंगी और कंपनी लॉसेस के अंदर चली जाएंगी। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या मतलब है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया था कि कंपनी की एक्सपेंशन होनी चाहिए, तो उनको क्या किया जाए, जो है ना हैंग कर दिया जाए? ऐसा नहीं होगा। अब इसमें किया क्या जाता है? किया ये जाता है कि वो जो डिसीजन हुआ है उसमें ये देखेंगे कि जितने लोगों ने वो ये डिसीजन किया है क्या उनकी कोई विलफुल जो है वो फ्रॉड उन्होंने कमिट किया है
या उनकी जो है ना कोई विलफुल जो है वो नेग्लिजेंस प्रूव हुई है जिससे वो कोई पर्सनल गेन जो है ना लेना चाह रहे थे, अगर तो ऐसी सिचुएशन है तो फिर उनके अगेंस्ट लीगल जो है ना वो एक्शन लिया जाएगा जो है ना उसमें। और अगर उनकी कोई विलफुल इंटेंट नहीं थी, उनकी इंटेंट ठीक थी कि हम अपना बिजनेस जो है ना उसको एक्सपेंड करें, हम अपना मार्केट शेयर उसको जो है ना वो एक्सपेंड करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्केट डायनेमिक्स चेंज हो गए, सिचुएशन ऐसी चेंज होगी जिसकी वजह से जो है वो हालात ही कंपनी के जो है ना वो खराब हो गए, वो जो डिसीजन लेना चाह रहे थे वो उनके लिए अनफेवरेबल हो गया, तो इस सिचुएशन में दे आर नॉट लायबल। ठीक है। और अगर इंटेंट प्रूव हो जाती है, ठीक है, तो उस सूरत के अंदर किसी इंडिविजुअल डायरेक्टर के अगेंस्ट कोई जो है ना स्टेक होल्डर जो है ना वो कोई कह लें कि नहीं ले सकता, बल्कि उनके ऊपर कलेक्टिव जो है ना वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, जो जितने लोग उस डिसीजन को ले रहे हैं, उनके अगेंस्ट जो है ना लीगल एक्शन लिया जा सकता है। मतलब उनको कोई फाइनेंशियल पेनल्टी भी इम्पोज की जा सकती है, और जो है ना सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस में जो है ना उनको रिमूव भी किया जा सकता है। लेकिन मजे की अब बात बताऊं कि अगर तो वो विलफुल नहीं है तो विलफुल है फिर तो ये होगा, अगर वो विलफुल जो है ना विलफुल उनकी नेग्लिजेंस या फ्रॉड जो है ना वो प्रूव नहीं होता, तो उस सूरत में कंपनी, वो लास्ट टाइम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इंडिविजुअल डायरेक्टर्स में, कंपनी ने खुद उनका इंश्योरेंस कवर जो है ना वो एक्वायर किया होता है कि उनकी नेग्लिजेंस से अगर कोई लॉस हो जाता है तो उसका भी इंश्योरेंस करवाया होता है। और अगर वो जो है कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिनकी वजह से जो कंपनी को जो है ना वो सफर करना पड़ता है लॉस, उनकी जो है ना वो एक्शंस की वजह से, तो उसको भी जो है ना मतलब जो लाइबिलिटी उनके अगेंस्ट क्रिएट होगी वो भी, और जो एक्चुअल लॉस होगा उन दोनों के अगेंस्ट कंपनी ने क्या की होती है, इंश्योरेंस जो है ना वो करवाई होती है। तो ये सिनेरियो है कि अगर जिसने वोट ऑफ डिसेंट दे दिया वो तो बच गया, जिसने नहीं दिया अगर उसने अनइंटेंशनली जो है ना वो लॉस हो गया तो कोई उसके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जो है ना उसमें, अदरवाइज तो कोई इनिशिएटिव ही ना ले। ठीक है जी, मीटिंग बिल्कुल एंड हो रही है। तैमूर, मैं आपका जो है ना वो क्वेश्चन लेता हूँ, ये दोबारा हम